गुड इवनिंग सभी को। तो ये है मेरे ख्याल से 5वां या छठा लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। तो आज हम पार्ट 1 पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में अगर मैं बता दूं आपको तो मैं पूरा डिस्कस कर चुके हैं। हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर ला चुके हैं, प्रीएम्बल पे लेक्चर ला चुके हैं। तो पूरी सीरीज़ चल रही है अपनी पॉलिटी की। तो मैंने सोचा था कि आज हम स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट को लेके, लेकिन मैंने फिर सोचा कि पहले पार्ट 1 निपटा देते हैं, फिर उसके बाद अमेंडमेंट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, अमेंडमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, तो इसको निपटा देते हैं भाई। तो आओ बिना टाइम बर्बाद करे लेक्चर को चालू करते हैं। जो भी कोई नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और अपने दोस्तों से कहना कि लाइक और कमेंट करें। और जो भी ये लेक्चर देख रहा है तो मैं उससे कहूँगा कि भाई अपने नोट्स खुद बनाए, देख ले प्रॉपर। मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे दूँगा आर्टिकल्स वगैरह की कि क्या है बेसिकली पॉलिटी में। तो आओ स्टार्ट करते हैं भाई ये चैप्टर को। ठीक है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है। तो बता दूं ये कौन से में है। तो ये अपने पार्ट 1 में है। ठीक है, पार्ट 1 में है ये। इसमें अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक वेरी करता है। ठीक है ना। हाँ समझ गए। तो आओ सबसे पहले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 1 को उठाते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या आर्टिकल 1 क्या कहता है? सबने सुना होगा आर्टिकल 1 कहता क्या है। आर्टिकल 1 क्या कहता है पता है ना सबको। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, अरे चल जा पहले मेरी, इंडिया डेट इज भारत shall be a union of states, ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 1। ठीक है, तो ये देखो और चीज़ें भी कहता है, पहले ये सोच लो। मेन यही चीज़ कहता है, बोलता है कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे जो मेरा वर्ड यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसका मतलब बेसिकली है कि जो इंडिया है भाई वो जो है बना हुआ, इंडिया जो है वो फॉर्म्ड हुआ था किससे, वो कोई एग्रीमेंट से फॉर्म नहीं हुआ है। इंडिया जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है कोई एग्रीमेंट से। जैसे यूएस वगैरह है ना, अगर आप यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जो यूएस वगैरह है वो एग्रीमेंट से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है आर्टिकल 1 कहता है। और एक पॉइंट और नोट करो, आर्टिकल 1 एक और चीज़ भी कहता है। आर्टिकल 1 बोलता है कि जो टेरिटरीज़ हैं, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इसका एक और मतलब मान लो इसका एक और मतलब मान लो कि यूनियन मतलब, वैसे तो आपको पता है ना सेंट्रल और स्टेट हैं, तो इसमें इंडिया में सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। ठीक है, ये बोलता है, समझ गए, क्लियर है। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 बोलता है ये। ठीक है, और आर्टिकल 1 क्लॉज 1। ठीक है, अब बात करते हैं 1 क्लॉज 2 की। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी स्टेट्स ऑन टेरिटरीज़ हैं, कौन से, जो भी स्टेट्स प्लस टेरिटरीज़ हैं, कितने आज की डेट में पता है ना, 28 ही हो गए, 8 ही हो गए। जो भी स्टेट्स और टेरिटरीज़ है वो जो है मेंशन्ड होगी शेड्यूल 1 में। ठीक है, शेड्यूल 1 पता है ना, बता चुका हूँ पूरा कि शेड्यूल 1 है क्या भाई, दोबारा मत बोलना शेड्यूल 1 क्या है। चलो यहाँ पे आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। शेड्यूल 1 है कि इसमें क्या है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में है। ठीक है, देखो मैंने बताया है तुम्हें, कहाँ पे है शेड्यूल 1 मैंने बताया, पक्की बात है भाई, बताया होगा। ये है देखो, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज बताया है ना, ये देखो, समझ गया ना। हाँ तो ये मैं बता चुका हूँ पूरा। अगर आप पहले का लेक्चर देख के आए हो तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, क्या और कोई शेड्यूल है जो स्टेट्स वगैरह के बारे में बात करता है, वो भी यहीं पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। हाँ भाई, एक शेड्यूल और आता है जो कि है शेड्यूल मेरा 5, शेड्यूल 5 एंड 6। ठीक है, उसमें देखो 5वां क्या बोलता है, 5वां बोलता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बोलता है, एक्सेप्ट कौन से एरिया में, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इन एरियाज़ को छोड़ के सारी जगह एप्लीकेबल है 5वां। तो ये एरियाज़ कौन से में एप्लीकेबल होंगे, ये 6ठे में एप्लीकेबल होंगे। ठीक है,
तो ये है 1 क्लॉज 2, ठीक हो गया। अब बात करते हैं 1 क्लॉज 3 की। 1 क्लॉज 3 क्या बोलता है भाई? 1 क्लॉज 3 मेरा बोलता है, ये टेरिटरी की डेफिनेशन देता है। जो टेरिटरी होगी इंडिया की, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो मेरी क्या होगी, टेरिटरी होगी इंडिया की, वो इंक्लूड करेगी टेरिटरीज ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है, टेरिटरीज ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ठीक हो गया, एंड ऑल द एक्वायर्ड टेरिटरीज। कौन सी? एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक हो गया। तो ये बोलता है बेसिकली आर्टिकल नंबर 1। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले आर्टिकल 1 बोलता है क्या? आर्टिकल 1 बोलता है कि जो इंडिया डेट इज भारत है वो यूनियन होगा स्टेट का, ठीक है। यूनियन मतलब कि जो इंडिया है वो एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ है। जैसे और कंट्रीज ले लो, यूएस वगैरह, यूएस को ही कंपेयर करते हैं मोस्टली हम, वो बनी हुई है स्टेट्स के एग्रीमेंट से, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक टर्म और आपने बहुत सुना होगा, तभी जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, जो इंडिया है इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इसका मतलब क्या है भाई? वर्डिंग से ही समझ जा रहे होगे कि जो यूनियन है वो इंडेस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, और जो स्टेट है उसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मान लो कल एक बड़े स्टेट को तोड़ के, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, वैसे ही कोई स्टेट वगैरह बनाने हैं, तो ये वो बोलता है कि हम स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पावर है। पर अगर यूएस से कंपेयर करूं तो यूएस में बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टेबल स्टेट ऑफ इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन, मतलब ना वहाँ स्टेट को तोड़ सकते हैं ना वहाँ यूनियन, तो वैसे ही पावरफुल होता है। समझ गए? आर्टिकल 2 बेसिकली समझ गए ना। फिर सब क्लॉज 2 क्या बोलता है इसका? 1 क्लॉज 1 में है ये, लिख ले आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में, ठीक है। हाँ, फिर आर्टिकल 1 क्लॉज 2 की बात करें तो वो क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 बोलता है कि जो सारे स्टेट्स और टेरिटरीज होंगे वो मेंशन्ड होने चाहिए शेड्यूल 1 में। और फिर शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारी सारी स्टेट्स आ गया, यूनियन टेरिटरीज आ गई, और टेरिटोरियल वो आ गई, ठीक है। हाँ, एक्वायर्ड टेरिटरीज वगैरह आ गई, और टेरिटोरियल एक्सटेंट आ गया, ठीक है। स्टेट आ गया, यूनियन टेरिटरी आ गई, टेरिटोरियल एक्सटेंट आ गया। फिर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी स्टेट्स वगैरह से बात करते हैं। शेड्यूल 5 में सारे ट्राइबल एरियाज वगैरह के बारे में आ जाता है, एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो अब देखो, जब ये छूट रहा है तो ये किसी में तो आता होगा, तो ये छठे में आता है, ठीक है। और फिर 1 क्लॉज 3 के बारे में बोला। 1 क्लॉज 3 टेरिटरी ऑफ इंडिया की डेफिनेशन देता है एक हिसाब से। क्या बोलता है कि टेरिटरीज आ जाएंगी सारे स्टेट की, टेरिटरीज आ जाएंगी सारी यूनियन टेरिटरीज की, और एक्वायर्ड टेरिटरीज आ जाएंगी, ठीक है। ये बोलता है। समझ गए ना? पूरा समझ गए ना? हाँ, एक्वायर्ड टेरिटरीज वही भाई की जो सोवरेन है। अब सोवरेन का मतलब मत पूछना, सोवरेन का मतलब जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 समझ गए। फिर आओ बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल एक बार हो जाए ना तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 में बेसिकली इतना ही था, ठीक है। बाद में आपको प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह दे दूंगा मैं कि है क्या। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है, मेरी सबसे मेन चीज़ डाल देना कि ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट की बात करता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल अरेंजमेंट और इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है। अगर बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट वगैरह है तो वो सब एक्सटर्नल अरेंजमेंट में आ जाएगा, और अगर स्टेट का है, मतलब इंडिया के अंदर का है, बॉर्डर के इनसाइड का है, तो वो इंटरनल अरेंजमेंट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 2 मेरा क्या बोलता है? आर्टिकल 2 मेरा बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। और क्या बोलता है? और बोलता है आर्टिकल 2 बेसिकली क्या बोलता है कि पार्लियामेंट लॉ की मदद से कैन एडमिट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स
न्यू स्टेट्स एज पर कंडीशंस इट डीम्स फिट। ठीक है, हाँ, इट डीम्स बेसिकली ये बात करता है कि पार्लियामेंट लॉ की मदद से न्यू स्टेट्स वगैरह को इंक्लूड कर सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट की बात करता है, ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, और क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 2, एडमिट करता है स्टेट्स के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। एडमिट किसे करेगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। और स्टेट वो इस्टेब्लिश करेगा जो स्टेट्स वो एस्टेब्लिश करेगा जो कि वो स्टेट्स एस्टेब्लिश करेगा जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, मतलब इसके बाद एग्जिस्टेंस में होंगे, इससे पहले नहीं है। सही है, तो ओवरऑल क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। ठीक हो गया, ओवरऑल डेफिनेशन यही है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स एज पर इट डीम्स फिट। ठीक हो गया, तो यही बोलता है ओवरऑल। ठीक हो गया, हाँ, एक मैप के सहारे बता दे रहा हूँ आपको। मान लो ये अपना इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, एस्टैब्लिश मतलब बताया था ना मैंने, एस्टैब्लिश क्या कर सकता है? जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसको एस्टैब्लिश कर देगा। और कोई बाहर की टेरिटरी है मान लो, इसको एडमिट कर देगा। समझ गए? यहाँ से बाहर निकाल देगा, यहाँ से एडमिट कर देगा, यही है बस। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और नोट कर लो कि जब भी एक्वायर की बात होगी वो होगा मेरा स्पेशल मेजॉरिटी से, जब भी एडमिट की बात आएगी वो होगा मेरा सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, एक्वायर में क्या बोलता है? इंडिया, एक्वायर्ड का मतलब क्या है? एक्वायर्ड का मतलब देख लो कि इंडिया सीज कर रहा है किसी को, मतलब सेशन, ऑक्यूपेशन और कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, यह एक्वायर का मतलब। ठीक है, इंडिया सीड और एक्वायर कर रहा है, मतलब उसका मतलब है ले रहा है भाई। ठीक हो गया ना, आर्टिकल 2 क्लियर हो गया। आर्टिकल 1 और 2 बता दिया, देखो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। आर्टिकल 2 ये लिखा अपनों ने। आर्टिकल 2 सबसे मेन बात तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट से डील करता है। ठीक है, क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट बोल देता है न्यू स्टेट्स का। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, अगर एडमिट कर रहा है तो कोई बाहर की टेरिटरी वगैरह, कोई भी स्टेट वगैरह उसको अंदर ले रहा है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, हाँ, और एस्टेब्लिश कर रहा है तो एक्सीड कर दे रहा है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं डाल रहा। समझ गए? यही है। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या है? पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एडमिट इनटू द यूनियन, देखो एडमिट कर दिया यूनियन में, और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, और एस्टैब्लिश कर दिए ना स्टेट्स, एक स्टेट्स को ब्रेक कर दिया एज पर कंडीशन इट डीम्स टू फिट। ओवरऑल यही है, पढ़ लिया। ठीक है, समझ गया ना? एक्वायर करेंगे जब भी स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे, एडमिट करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। एक्वायर का मतलब क्या होता है? सेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट, मतलब किसी चीज़ को लेना। एक्वायर तुम ले रहे हो ना किसी चीज़ को, तो उसका मतलब बेसिकली क्या है कि तुम एक्वायर कर रहे हो। समझ गए? अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। ठीक है, 4 आर्टिकल बोले थे ना मैंने, क्वेश्चन आ जाते हैं आर्टिकल से। जब MCQs लेके आऊँगा तब देख लेना। अब आर्टिकल 3 के बारे में बात कर लेते हैं फिर। जब 2 पढ़ लिए तो तीसरा ही पढ़ लो यार, तीसरा तो और सरल है। तीसरा बात करता है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में, इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में। ठीक हो गया, हाँ। और डेफिनेशन लास्ट में दूंगा। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर होती है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो क्या करे? ओहो, फॉर्म करे न्यू स्टेट्स को, ऑल्टर कर सकती है बाउंड्री को, ऑल्टर द बाउंड्री, और एक और बोलती है कि चेंज कर सकते हैं नेम को। आजकल भी देख रहे होगे ना, बहुत सारे नेम चेंज हो रहे हैं। चेंज द नेम, किस किस के नेम चेंज हो कमेंट सेक्शन में बताना, रीसेंट एग्जांपल। ठीक हो गया। और इसका प्रोसेस क्या है भाई? प्रोसेस की बात कर लो तो प्रोसेस देखो, एक तो हो गया प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, आवाज़ सुन लेना है, लिखने का मन नहीं है। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन हो गया, फिर पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, ये कौन सी मेजॉरिटी से होगा? सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, बस यही मैं चाह रहा था कि आपको ये नॉलेज हो, सिंपल मेजॉरिटी
और स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या क्या होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अमेंडमेंट की वीडियो ले आऊँ। तो ये टेंशन मत लेना आप अगला लेक्चर इसी पे लाएंगे। एक तो यार टाइम नहीं होता ना मेरे पास, आज मेरे पास टाइम हुआ है तो मैं बना दे रहा हूँ भाई, 5 बज रहा है इवनिंग का, अभी सो के उठाऊँ तो मैंने बना दिया। और एक चीज़ और होती है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस, सबसे पहले याद रखना प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन होता है, फिर पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, और फिर क्या होता है, और जो अप्रूव हो चुका है, ठीक है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर का रेफरेंस देगा उसमें, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर रेफरेंस देगा उसमें, ठीक है, ठीक हो गया। और वैसे भी जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो बाउंड नहीं करता, नॉट बाउंड बाय व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक हो गया है ना। हाँ, सिंपल मेजोरिटी है भाई, क्या ही कर लोगे यार तुम, ठीक हो गया ना। ओवरऑल समझ गए। ओवरऑल अब इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ आपको मैं प्रॉपर की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पार्लियामेंट बाय लॉ, क्या बोला गया है, ब्लू से लिख लें, हाँ चलो ब्लू से ही लिख लो, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्या फॉर्म एबॉलिश द स्टेट, फॉर्म कर सकता है या एबॉलिश कर सकता है स्टेट को, मर्ज कर सकता है, सी पॉइंट क्या है, चेंज कर सकता है बाउंड्रीज को, चेंज द बाउंड्रीज, डी क्या है, इंक्रीज कर सकता है या डिमिनिश कर सकता है एरिया को, इंक्रीज या डिमिनिश कर सकता है एरिया को, ठीक है। और ई क्या है, ये है कि चेंज कर सकता है नेम को, ठीक है। ओवरऑल यही है, समझ गए, ओवरऑल यही है। और ये सब कैसे होगा, इंटरनली, हाँ, कहीं ये नहीं कि तुम भयंकर बॉर्डर के एरिया में जा रहे छेड़छाड़ कर रहे कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी मेरी हो गई, आर्टिकल 3 बोल रहा है, ऐसा समझ गए, ये है ओवरऑल, ठीक हो गया, हाँ समझ गए ना। हाँ, अब वो मैंने बता दिया था तुम्हें कि प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन होगी, फिर पहले प्रेसिडेंट्स का वो होगा, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन होगी, फिर पार्लियामेंट अप्रूव करेगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक हो गया, फिर स्टेट लेजिस्लेचर व्यू रखेगा, बस फिर सब हो जाएगा, फिर पास हो जाएगा बस, और हो गया तुम्हारा भाई, ठीक हो गया, हाँ ना, हाँ ठीक हो गया ना। हाँ, और इसमें प्री कंडीशंस आती है, कुछ जो भी देख लो, जब यार कर रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से कर लेते हैं ना, ये चीज़ें तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगी, इसी में है, हाँ आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 किससे डील करता है, जल्दी बताओ, इंटरनल से करता है ना, हाँ, और आर्टिकल 2 एक्सटर्नल से, समझ गए ना। इसमें प्री कंडीशंस क्या क्या होती हैं, पहली सुन लेना, ठीक है। पहली कंडीशन है कि जो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से रिक्वायर्ड, मतलब कि अब यार इंग्लिश में तो रटा हुआ है मुझे ये, कि हाँ क्या है ये, कि प्रेसिडेंट्स का रिकमेंडेशन ज़रूरी है, ठीक है, ठीक हो गया ना, हाँ ठीक हो गया ना। हाँ, अब देखो प्रेसिडेंट का अगर रिकमेंडेशन दे रहा है तो प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करता है भाई, पीएम को कौन रिकमेंड कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये गवर्नमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो जब ये रिकमेंड कर रही है तो ओवरऑल कौन रिकमेंड कर रहा है, गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है, समझ गए, ये चीज़ है, समझ गए ना, क्लियर है, जल्दी बताओ, बहुत उम्दी चीज़ बताई है मैंने तुम्हें, ये कोई नहीं बता सकता कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है। तो कौन कर रहा है ये, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर के पीछे कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन से आर्टिकल में कहता है, टेंशन मतलब आगे जाके पूरा पढ़ेंगे, ये बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा आगे। तो और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, गवर्नमेंट ही तो है, तो ओवरऑल रिकमेंडेशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही तो कर रही है, समझ गए। अब बी पॉइंट में जाओ, बिफोर, अगर देखो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल से पहले जो वो प्रपोजल है, इंट्रोडक्शन से पहले जो वो प्रपोजल है, किस चीज़ का प्रपोजल भाई, स्टेट्स के, जो कुछ भी चेंज करना हो, ये फॉर्म करना हो, एबॉलिश करना हो, मर्ज करना हो, चेंज द बाउंड्रीज करनी हो, या वो करना हो, इंक्रीज डिमिनिश करना हो एरिया को, या चेंज द नेम करना हो, तो जो इसका प्रोसीजर है उसको पर्टिकुलर स्टेट में भेजा जाएगा जिस स्टेट के साथ ये कांड हो रहा होगा, ठीक है। स्टेट को भेजा जाएगा उसके ओपिनियन के लिए, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा 30 दिन का, ठीक हो गया, 30 दिन का, समझ गया ना। हाँ, अगर वो एग्री करता है, ना एग्री करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये जो एडवाइस होती है ये बाइंडिंग नहीं होती सेंटर पे, ठीक है, भले ही वो एग्री करें या ना करें,
अगर वो एडवाइस देता है वो बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। मान लो 2 केस होगा, सेंटर तो ऑलरेडी हाँ कह देगा क्योंकि सेंटर ने ऑलरेडी बोल चुका है, और स्टेट भी हाँ कहते तो सही है, पूरा ओवरऑल पास हो गया। अगर देखो दूसरा केस बन सकता है कि डिसएग्री का, सेंटर हाँ कह ही रहा है, स्टेट ने मना कर दिया, तो क्या होगा, ठीक है। अगर जो ये ओपिनियन आया है, ये जो ओपिनियन है ये नॉट बाइंडिंग है, ठीक है। कई जो बच्चे होंगे उनके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि क्यों भाई ये बाइंडिंग क्यों नहीं है, वाई 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 वाई। इसके 2 रीज़न है। अगर कभी भी देख लो जो व्यूज़ होते हैं, जो व्यूज़ वगैरह होते हैं भाई, वो नेवर बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी कभी भी मैं तुम्हारा व्यूज़ मांगूंगा तो मेरे ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है कि मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है। नेवर बाइंडिंग होते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं भाई कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, मैं उन्हें बताता हूँ, और उनके ऊपर बाइंडिंग जो क्या है कि भाई ये करो। अब मुझे ही कई लोग सलाह देते हैं, मेरे ऊपर बाइंडिंग जो क्या है कि मैं उसकी सलाह को मानूँ ही मानूँ, ठीक है। और पहली चीज़ तो याद रखना बहुत ईजी था, और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है क्यों कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है और स्टेट को नहीं करता। किस सेक्शन में, रीऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में, ठीक है। हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में, ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है और स्टेट को पावर नहीं करता। किस सेक्शन में, रीऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में। तो यही है कि ओपिनियन क्यों नहीं बाउंडिंग है, समझ गए, पूरा समझ गया ना, पूरा आर्टिकल 3 भी पूरा हो गया, ठीक है। एक बार रिवाइज यहीं पे करा दे रहा हूँ। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, इंटरनल रीअरेंजमेंट, ठीक है। हाँ, और पार्लियामेंट के पास पावर है क्या कि वो फॉर्म कर दे न्यू स्टेट, ऑल्टर कर दे बाउंड्रीज को, चेंज द नेम कर दे और इसका प्रोसेस क्या है, पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन होगी, फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा, सिंपल मेजोरिटी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर स्टेट कंसर्न स्टेट को भेजा जाएगा, लेकिन जो एडवाइस होगी नॉट बाइंडिंग होगी, नीचे पूरा बता दिया है ओवर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा हुआ है, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन फॉर्म, एबॉलिश द स्टेट, मर्ज द स्टेट, चेंज द बाउंड्रीज, इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया, चेंज द नेम, और कब होगा इंटरनली, ठीक है। इसकी प्री कंडीशन देखो, बोल दिया था कि पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन होगा, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा। अब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का मैंने तुम्हें बहुत प्यार से बताया, प्रेसिडेंट अगर रिकमेंडेशन कर रहा है तो प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंडेशन करता है, पीएम करता है, पीएम को कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। तो ये दोनों क्या है, दोनों एक हिसाब से गवर्नमेंट ही हैं, तो इसको रिकमेंडेशन भी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है, ठीक है। हाँ, और देखो एक चीज़ और, इंट्रोडक्शन, बिल के इंट्रोडक्शन से पहले जो वो बिल होगा उसको प्रपोजल के लिए पर्टिकुलरली स्टेट के पास भेजा जाएगा, ठीक है। हाँ, भेजा जाएगा पर्टिकुलरली स्टेट का, जिस स्टेट के बारे में मसला हो रहा होगा। ओपिनियन 30 दिन के लिए बोला जाएगा, वो बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। हाँ, अगर देखो 2 केस अराइज होंगे, या तो दोनों मान जाएंगे या तो एक उंगली करेगा ही करेगा। अब ये बाइंडिंग क्यों नहीं होता, पहली बात मैंने तुम्हें बता दी कि व्यू कभी भी बाइंडिंग नहीं होता भाई। तुम मेरे को व्यू दोगे, मैं उसको फॉलो करूँ या ना करूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, रीऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में लिखा हुआ है कि वो पार्लियामेंट को पावर देता है इस मैटर के बारे में, स्टेट को पावर नहीं देता, ठीक है। हाँ, समझ गए ना, है ना। हाँ, आर्टिकल 3 भी यहीं पे समाप्त होता है समझ गए। अब देख लो, एक चीज़ बनती है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहीं पे। इवन तुम कहीं फॉलो वगैरह करोगे तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। वाई स्टेट्स आर क्रिएटेड इन इंडिया, वाई स्टेट्स आर क्रिएटेड इन इंडिया। सोचो, सब सोचो, एक बार पढ़ा चुका हूँ। वाई स्टेट्स आर क्रिएटेड इन इंडिया, कभी सोचा नहीं है तुमने कि तुम्हारा स्टेट क्यों बना, मेरा स्टेट क्यों बना? कभी सोचा तो होगा ही ना, कभी तो सोचा होगा ना, रह रहे हो कभी तो सोचा होगा। तो आओ इसका भी आपको आंसर देते हैं। तो सोचा जल्दी बताओ, नहीं सोचा ना, आओ बात कर लेते हैं। तो जो स्टेट हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखने का मन नहीं कर रहा है यार, कन्वीनियंस के ऊपर, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ ना, दोबारा एक चीज़ दोबारा करो। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट्स होते हैं वो क्रिएट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कारण। क्यों? जो सबको पता है सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, और ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। हाँ, अब स्टेट इसलिए क्रिएट हो रहे हैं गुड गवर्नेंस के कारण भी, कि अच्छे से उन्हें प्रॉपरली गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करी जाए कंट्री में, ठीक है। और टू प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करने के लिए उनको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है स्टेट एंड बाउंड्री का, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है स्टेट और बाउंड्री का। और ये जो एफिशिएंसी होती है, स्टेट्स इसलिए क्रिएट करे जा रहे हैं कि पर्टिकुलरली एरिया डिवाइड कर दिया जाए,
तो उस वहाँ पे गवर्नेंस भी बढ़िया होगी, ठीक है। और कल्चरल वैल्यूज़ के कारण भी और लिंग्विस्टिक कल्चर भी आ जाता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक कई स्टेट्स में सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, कई स्टेट्स बहुत बड़े होते हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है स्मॉल स्टेट्स में, बिग स्टेट्स को स्मॉल में ब्रेक कर दिया जाता है प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण। जैसे यूपी इतना बड़ा था, उससे उत्तराखंड को छोटा सा एक एरिया बना दिया गया और वहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया है, गुड गवर्नेंस हो रही है, ठीक है। तो यही सारे रीजंस हैं, इसलिए इकोनॉमिक डिमांड्स भी होती हैं कई स्टेट्स की, लिख दिया मैंने, इकोनॉमिक डिमांड्स भी एक रीज़न है, यही मेंशन कर देना, ठीक हो गया ना। हाँ, तो आओ अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 के बारे में छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। आर्टिकल नंबर 4 के बारे में, आर्टिकल 4 में क्या आते हैं, 2 क्लॉजेज हैं, ठीक है, 2 क्लॉजेज हैं। पहले आर्टिकल ओवरऑल 4 कहता क्या है वो देख लो। आर्टिकल ओवरऑल 4 ये कहता है कि कोई भी लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी आ रहा है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। एनी लॉ दैट इज कमिंग अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 कांट बी कंसीडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक हो गया, कांट बी कंसीडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोई भी लॉ जो भी हम बना रहे हैं 2 और 3 के अंदर में, मतलब स्टेट का नेम चेंज कर रहे हैं, स्टेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता। ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल 4 कहता है ऐसा, ठीक हो गया ना, ठीक है। अब 2 क्लॉज हैं इसमें, देखो पहला है मेरा 4 क्लॉज 1, ठीक हो गया। 4 क्लॉज 1 क्या कहता है, कोई भी लॉ जो आ रहा है आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर में वो प्रोवाइड करेगा अमेंडमेंट, विल प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट, वो प्रोवाइड करेगा अमेंडमेंट किस में, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में, ठीक है। इंग्लिश में सुन लो, एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, कोई भी लॉ जो बना है आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में वो प्रोवाइड करेगा, विल प्रोवाइड अमेंडमेंट फॉर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, ठीक हो गया। और 4 क्लॉज 2 सुन लो, एनी लॉ विल नॉट बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, मतलब जो भी लॉ 2 एंड 3 के अंडर में हम फॉर्म कर रहे हैं वो डीम नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, समझ गए। बेसिकली ये बहुत वाहियात आर्टिकल है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक हो गया। जो मैंने 1, 2, 3 पढ़ाए हैं, वैसे 2 एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछे भी जाते हैं, समझ गए ना आप। क्लियर हो गया आपके आर्टिकल। देखो सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट करा था कि पार्ट 1 में है ये, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, आर्टिकल 1 पूरा डिस्कस करा, दोबारा एक्सप्लेन करने का मन नहीं है। फिर आर्टिकल 2 एक्सप्लेन करा पूरा, फिर आर्टिकल 3 को एक्सप्लेन करा पूरा, फिर यहाँ पे मैंने बताया कि वाई स्टेट्स आर क्रिएटेड इन इंडिया, ठीक हो गया। फिर आर्टिकल 4 के बारे में बता दिया मैंने आपको। ओवरऑल समझ गए हो गया आप, समझ गए कि नहीं। अब नहीं समझे तो भाई मैं क्या ही करूँ यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपको थोड़े बहुत इसके रिगार्डिंग केसेस बता देता हूँ, ठीक है। जो बकवास चीज़ें हैं वो बुक में लिखी हुई हैं कि ये उस टाइम बना, ये उस टाइम बना, वो चीज़ें पढ़ने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। आंसर राइटिंग में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो केसेस के बारे में देख लो, केसेस आर्टिकल 2 एंड 3 के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहला केस डालो, सबसे पहला डालो बेरोबारी यूनियन, प्रीएम्बल में भी बताया था और कहा था कि यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कब का केस है, 1960 का, ठीक है। हाँ, तो बेरोबारी यूनियन केस में क्या हुआ था कि इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल की बात आ गई थी भाई, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ डेट इज़ बाय सोवरेन राइट, ठीक है। हाँ, तो ये जो लॉ है ये मेरा डील कर रहा है किससे। अब देखो इंटरनेशनल की बात अगर आ जाती है तो वो किससे डील करता है, जल्दी बताओ यार। इंटरनेशनल की बात आ जाती है तो वो आर्टिकल 2 से डील करता है, ठीक हो गया। इसमें क्या था भाई, एक मेरा एरिया था, वो था बेरूबारी, एक एरिया था मेरा बेरूबारी, ठीक है। उसको, ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ पे मेरा पाकिस्तान के बॉर्डर है, ठीक है। उसको पाकिस्तान को सीड करना था, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, सीड मतलब देना था, एक्वायर मतलब लेना था, ठीक है, देना था। तो अब उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या बोला,
उसके लिए उस टाइम पे बोला गया कि इस चीज़ को करने के लिए पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा एक स्पेशल मेजोरिटी। कौन से आर्टिकल के अंदर स्पेशल मेजोरिटी होती है? 368 के अंदर। ओवरऑल क्या बोला गया कि अगर सीड और एक्वायर करना है, अगर हमें सीड और एक्वायर करना है तो वो होगा आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक हो गया, ये बोला गया। और इससे पहले आप पढ़ के आ रहे हो क्या कि आर्टिकल 4 में क्या बोला गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता। ठीक है, उससे पहले ऊपर आप ये पढ़ के आए हो ना कि आर्टिकल 4 जब भी आता है तो 3 और 368 के अंदर कुछ भी नहीं आता। ओवरऑल याद कर लो, जब भी आर्टिकल, ये क्या हो गया, जब भी आर्टिकल 2 एंड 3 की बात होती है, कम इनटू एक्शन, मतलब जब भी ये एक्शन में आता है, ठीक है, कम इनटू एक्शन, ठीक है, जब भी एक्शन में आता है तो प्रोटेक्शन होता है आर्टिकल नंबर 4 का। ठीक है, मतलब सिंपल मेजॉरिटी, समझ गए ना। हाँ, तो इसने ओवरऑल ये बोला कि हम अगर अमेंडमेंट करें तो उसको दे सकते हैं, हम अगर अमेंडमेंट करें तो उसको दे सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, फिर पहला केस यही था। दूसरा केस आता है मेरा मगन भाई का केस। मगन भाई बेचारे पहुंच गए पाकिस्तान के बॉर्डर में। ठीक है। हाँ, बहुत हंसी वाला केस था यार। एक मैं जब केसेस का अलग से वीडियो लेके आऊँगा ना, तब मैं आपको पूरा बताऊँगा। मैं केसेस का वीडियो लेके आऊँगा। एक पहला बेरूबार यूनियन हो गया, दूसरा मगन भाई का केस हो गया। ठीक है, मान लो ये था उस टाइम पे जब हुआ था, तो ये मान लो मेरा वो हो गया। ठीक है, बाउंड्री टाइप, यहाँ पे मेरा पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरा इंडिया है। इसको बोला गया कि अगर तुम्हें सीक करना है, ठीक है, तो तुम उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हो। उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक हो गया। मान लो अगर यहाँ से ये मेरा पाकिस्तान है, ठीक है ना, हाँ, ये मेरा इंडिया है। अगर मेरे को यहाँ से कुछ सीख करना है, यहाँ से कुछ करना है, तो मैं इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकता हूँ सीधे। ठीक है, ये था और कुछ भी नहीं था। तो एक आपको मैं डब्बा दे दे रहा हूँ, ये डब्बा याद रखना हमेशा। ठीक है, केसेस के बारे में बना के दे दे रहा हूँ आपको मैं। ओवरऑल इसमें है क्या, अगर देखो कभी भी एक्वायर और सीड की बात आए, कभी भी देखो एक्वायर और सीड की बात आए, तो वो होगी स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, अगर देखो कभी भी इंटरनल अरेंजमेंट की बात हो, इंटरनल अरेंजमेंट किस में होती है? आर्टिकल 3 में, तो वो होगी सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, ये स्पेशल है, हाँ, स्टार बना दिया, लो ये सिंपल है। ठीक है। हाँ, और कभी भी अगर बाउंड्री सेटलमेंट की बात हो, बाउंड्री सेटलमेंट की बात हो, तो वो होगी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। जैसे यहाँ पे हुआ, बाउंड्री सेटलमेंट की ही बात थी, ये हुई एग्जीक्यूटिव एक्शन से मेरी। समझ गए? समझ गए होगे अब तो। ओवरऑल ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इसकी टेंशन मत लो। स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये मैं आपको अगले लेक्चर में जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, पूरा क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। बिल्कुल टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। अब थोड़ा बहुत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं किसके बारे में? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। ठीक है। हाँ, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1947 के राउंड की। 1947 के राउंड के उस टाइम पे थे अप्रॉक्स 600 स्टेट्स वगैरह। ठीक है, फिर 1950 की बात करी जाए, वहाँ पे 1950 में 4 क्लासिफिकेशन था, 4 फोल्ड डिवीज़न था स्टेट्स का। ठीक है ना। हाँ, एक तो मेरा हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में जो था मेरे वो थे 6 बिगर थे और ब्रिटिश प्रोमिनेंस थी मेरी 9। पार्ट बी में 7 लार्ज थे और प्रिंसली स्टेट्स थे मेरे 9। ठीक हो गया। पार्ट सी में मेरे 8 चीफ कमीशन स्टेट थे और प्रिंसली स्टेट थे मेरे 10। ठीक है, और पार्ट डी में मेरे 9 थे क्या? आइलैंड्स थे।
आइलैंड वगैरह, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। पार्ट बी में 9 थे मेरे, ठीक है। पार्ट डी में वही 9 स्टेट्स वगैरह थे और आइलैंड थे, आइलैंड अंडमान एंड निकोबार एक था, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने थे टोटल? 29। ये किस बेसिस पर अरेंज करा था? अरेंज करा था इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो पढ़ लिया, 2 डेट के बारे में बता दिया। फिर 1952 में क्या हुआ? 1950 तक पढ़ लिया ना? हाँ ओ भाई, फिर 1952 में क्या हुआ? 1952 में क्या हुआ? एक कांग्रेसमैन थे, कांग्रेस के आदमी थे अपने भाईजान थे अपने कांग्रेस के, जो थे पी श्रीरामुल्लू कुछ ऐसी नाम था, देख लेना यार एक बार। इन्होंने फास्ट अप टू डेथ रखा और ये मर गए भाई। फास्ट अप टू डेथ रखा और ये मर गए। इनकी डिमांड क्या थी कि स्टेट्स को अरेंज करो आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे, स्टेट को आप अरेंज करो लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और फिर 1953 में जो आंध्र प्रदेश था मेरा, वो पहला स्टेट बन के आया जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना, ठीक है। जब ये डिमांड आई इनकी, ठीक है, पहला स्टेट बन गया। जब आंध्र प्रदेश को फाइनली बना दिया गया तो और स्टेट्स की भी डिमांड होने लगी कि भाई हमें भी बनाओ, ठीक है, ठीक हो गया ना? हाँ है ना? हाँ भाई, मतलब एक को जब करा गया तो और स्टेट्स की डिमांड आएगी, वो तो गारंटी है ना। फिर उसके लिए एक कमेटी असाइन करी गई, बाद में एक कमेटी असाइन करी गई जिसका नाम था 1953 में, वो थी फजल अली कमीशन। ठीक है ना? हाँ, फजल अली कमीशन बना गया। इसने क्या बोला गया कि हाँ भाई एग्री हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस, एक लिंग्विस्टिक जो क्राइटेरिया है वो हो सकता है स्टेट्स को बनाने के लिए। पर उन्होंने ये क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया, उन्होंने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की डिमांड रिजेक्ट कर दी, ठीक है। हाँ, दे रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। और फिर 1959 में 2 फोल्ड डिवीज़न हुआ, ठीक है, 2 फोल्ड डिवीज़न हुआ। पार्ट ए एंड पार्ट बी को मर्ज कर दिया गया, 14 स्टेट्स बनाए, ठीक है। और पार्ट सी एंड पार्ट डी को मर्ज कर दिया गया और इसमें बनाए यूटीज़। कितनी यूटीज़ बनाई गई? 6, ठीक है। हाँ 6 टोटल हो गए मेरे 20, ठीक है, ये बनाया गया, ठीक है। यही है फजल अली कमीशन वगैरह, पढ़ लेना, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, वो चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो 1950 के टाइम पे इंटीग्रेशन हुआ था प्रिंसली स्टेट का, वो हुआ था 4 बेसिक फोल्ड क्राइटेरियाज पे, ठीक हो गया। उसके बाद डिमांड बनी लिंग्विस्टिक बेसिस की जब ये मरे अपने भाई साहब, ठीक है। तो जो फजल अली कमेटी थी, इससे पहले भी 2 कमीशन और बने हमारे। कौन कौन से बने वो बताना भूल गया मैं। पहला था धार कमीशन, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था मैं सीधे उस पर जम मारी। धार कमीशन था, इसने डिमांड बोली कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के उसमें ही बनाओ, ठीक है। एक और था मेरा कन्वीनियंस, ठीक है। एक JVP कमेटी बनी, JVP कमेटी बहुत फेमस है, कमेंट सेक्शन में नाम बताना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और पी से क्या पटेल, बता देना, ठीक है। बता ही दिया मैंने, तुम्हें पूरा बता दिया। इसने बोला, इसने आंध्रा स्टेट का बताया, ठीक है। हाँ, आंध्रा स्टेट का इसी ने ही वो करा था, ठीक है, आंध्रा स्टेट का इसी ने ही फॉर्मेशन करा था। फिर जब डिमांड और बढ़ी तो फजल अली कमीशन के पास ये रिपोर्ट गई और उन्होंने एक्सेप्ट करा लैंग्वेज का बेसिस का क्राइटेरिया कि हाँ भाई हम लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो अब आओ थोड़ी बहुत और चीज़ें बता देता हूँ। वैसे अब देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका ही यही था कि अगर किसी का मन नहीं है तो यहाँ पे लीव कर देना लेक्चर, मैं आगे का ज्ञान दे रहा हूँ अपना। सबसे पहले आर्टिकल्स को बारे में बताओ, पार्ट कौन से हैं। आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा, आर्टिकल 3 पढ़ा। 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। 4th में कोई बड़ी बात नहीं है। 4th वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है कि कोई भी अगर 2 और 3 में कर रहे हो आप चेंजेस, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ गए।
फिर मैंने आपको 2 केसेस बताए, एक बेरूबारी यूनियन का केस बताया। बेरूबारी यूनियन में क्या बोला गया था कि अगर सीड और एक्वायर करना है तो वो होगा स्पेशल मेजोरिटी से अंडर आर्टिकल 368, ठीक हो गया। फिर मगध भाई का केस बताया, मुगल भाई का केस बताया आपको मैंने 1969 का। इसमें बोल दिया गया कि अगर आपको सीड करना है तो आप उसे नॉर्मली एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैंने बता दिया आपको अगर एक्वायर्ड और सीड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी, अगर एक्वायर और सीड करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और अगर इंटरनल अरेंजमेंट करनी है तो सिंपल मेजोरिटी, और अगर बाउंड्री सेटलमेंट है तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत कि ये क्या है, ऊपर का लिखा नहीं है क्या? अच्छा हाँ, चलो हाँ, यहीं से चालू हो गया था ना। हाँ, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बारे में आपको मैंने थोड़ा बता दिया। 1947 में 600 के अराउंड स्टेट्स वगैरह थे। फिर 1950 में उसका 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ और वहाँ से 29 बने। पार्ट 1 में 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 1, ठीक हो गया है ना। हाँ, कर लेना, ठीक है। हाँ, और 1952 में कांग्रेस का एक आदमी था प्री श्रीवामुल्लू, ठीक है। इसने फास्ट अप टू डेथ रखा, इसका मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं है लेकिन ये था मेरे अकॉर्डिंग। इसने डिमांड रखी कि लिंग्विस्टिक बेसिस की, तो फास्ट अप टू डेथ में गया और मर गया भाई। फिर 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बना दिया गया। धार कमीशन की डिमांड थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, वो पढ़ ली, और जेबीपी कमेटी ने आंध्र को बनाया। फिर फजल अली कमीशन बैठाई गई। जब डिमांड आंध्र को बना दिया गया तो डिमांड हाई बनी और फिर फजल अली कमीशन बनाई गई। इसने बोला कि हाँ, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया को एक बेसिक क्राइटेरिया रख सकते हैं हम, पर इसने ये बोल दिया कि एक लैंग्वेज एक स्टेट की डिमांड को इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। हाँ, रिजेक्टेड कर दिया, ठीक है। हाँ, और फिर क्या हुआ, फिर 1959 में दोबारा से 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन आया। पार्ट ए और पार्ट बी को मर्ज कर दिया गया, 14 बने। पार्ट सी और पार्ट डी को मर्ज कर दिया गया, उससे 6 बने, ठीक हो गया है ना। ओवरऑल यही है, ठीक है, ठीक हो गया ना। हाँ, आप थोड़ा एक अमेंडमेंट एक्ट और पढ़ लो इसमें, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 का। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें हर अमेंडमेंट एक्ट दे के जाऊँगा उसमें अपने लेक्चर्स में। तो ये बात करता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के रिगार्डिंग, ठीक है। इसने ख़त्म कर दिया 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को, ख़त्म कर दिया और A+B को जोड़ दिया, उससे स्टेट बना दिए गए। C को इसने रिमूव कर दिया गया, D में इसने UT इसको जोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ, समझ गया। हाँ, यही था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और फिर देखो, अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो इससे क्या बने थे, 14+6 का बना था ना। हाँ, 20 का। बाकी कैसे बने, ठीक है, उसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे हुआ आगे का, ठीक है। हाँ, चलो यार, कर ही दे रहे हैं पूरा यार, जब कर ही रहे हैं तो। न्यू स्टेट्स और यूटी कैसे बनी आफ्टर 1956, ठीक है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैं, ठीक है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात, इससे ये बने स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक हो गया है ना। हाँ, फिर दादरा एंड नागर हवेली, ये थी पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में। जब उनका लिबरेशन हुआ 1954 में, तो इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से, समझ गए। पहले महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ, मुंबई और गुजरात का वो स्टेट ऑफ बॉम्बे में कर दिया। दादरा एंड नागर हवेली एक पहले इसको पोर्टुगीज़ के अंडर में थी, इसका लिबरेशन हुआ 1954 में, और फिर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1968 से। अब बात करते हैं गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। ये थे मेरे पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में, इनको एक्वायर करा गया 1961 में, और इनको यूटी बना दिया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से। और गोवा को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से करा गया 1987 में। गोवा को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को 1987 में, ठीक है। हाँ, पढ़ लिया इतना। फिर अगला पढ़ो, फिर पुडुचेरी। वैसे इसकी नीड नहीं है आपको, बता दे रहा हूँ। पुडुचेरी को बनाया गया 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से। इतना डाटा कहाँ याद करोगे यार। नागालैंड को बनाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1962 से, ठीक है ना। हाँ, नागा हिल्स और स्वांग वैली में, ठीक है, नागालैंड का भी हो गया। और फिर उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश,
इसको बनाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से पंजाब को बाइफरकेट कर दिया गया, पंजाब बाइफरकेट, और पंजाबी को है ना, हाँ, और हिंदी को रखा गया हरियाणा और पंजाबी को रखा गया पंजाब में, पंजाबी को रखा गया पंजाब में, ठीक हो गया है ना, हाँ। और हिली एरियाज़ को मर्ज कर दिया गया, हिली एरियाज़ मर्ज कर दिए गए यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल एक्ट 1971 से फिर उसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, ठीक है क्या ना, हाँ। हम मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करते हैं। इनको बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971 से, ठीक है, हाँ। अब ये थे जो थे यूटीज़ थी, ये यूटी बनाया गया किसको, मणिपुर एंड आंध्रा को, ठीक हो गया, हाँ, समझ गए। और ये थे, और यूटी का दर्जा दिया मणिपुर और त्रिपुरा को, एंड सब स्टेट का दर्जा दिया, सब स्टेट का दर्जा दिया मेघालय को, ठीक है ना, हाँ। फिर सिक्किम की बात कर लेते हैं। स्पेशल है इसका केस भी भाई, इसके लिए तो आर्टिकल भी अलग है, ठीक 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 है। सिक्किम के लिए 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1974 का, कहाँ का, 1974 का सिक्किम के लिए आया, ठीक है। फिर देखो मिज़ोरम की बात कर लो, मिज़ोरम एंड अरुणाचल को स्टेट छोड़ दिया गया 1986 में, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़, यूके एंड झारखंड, तीनों को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 2000 में बना दिया गया, ठीक है, हाँ, 2000 में बना दिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ को बनाया गया मेरा मध्य प्रदेश से, यूके को बनाया गया मेरा यूपी से, झारखंड को बनाया गया मेरा बिहार से, ठीक हो गया। फिर तेलंगाना को बनाया गया, तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से, बाइफरकेट कर दिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। एक और आता है J&K, वो तो रिसेंट में ही हुआ है। आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से उसको एक यूटी बना दिया गया J&K और लद्दाख में, ठीक है ना, है ना, हाँ, समझ गया ना, है ना, हाँ, यही है। और तो यही था आपका पूरा स्टेट का आइटम, मैंने दे दिया आपको, ठीक है, देख लेना यार। ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे में तो नहीं पूछा जाता कभी, स्टेट पीसीएस की डिमांड में पूछ लिया जाता है प्रॉपर, खाली स्टेट्स का ही पूछा जाता है, पर्टिकुलर स्टेट्स का, हमारे में इसका वो नहीं है, ठीक है। अभी मेरा कल टेस्ट हुआ था एक, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि यूनियन टेरिटरीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं आपको वो बता दूंगा अभी जब इसका PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाँ। अब थोड़ा यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी जान लो भाई, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वो गवर्न करी जाती हैं यूनियन के द्वारा, डायरेक्टली बाय यूनियन, ठीक है ना, हाँ। करंट में कितनी हैं, 8 हैं। इसके फ्यूचर्स क्या क्या हैं, इसके फ्यूचर्स हैं कि ये एडमिनिस्टर करी जाएंगी या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा या डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है उसके पास ग्रेटर पावर होगी, ग्रेटर, पार्लियामेंट के पास ग्रेटर पावर होगी, ठीक है, ग्रेटर लेजिस्लेटिव पावर होगी। ग्रेटर पावर कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। तो यही है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, तो समझ आ गया होगा आपको पूरा। तो इसी के साथ मैं यहाँ के लेक्चर को एंड करता हूँ भाई। जहाँ पे दिक्कत हुई होगी कमेंट सेक्शन में बता देना यार। वैसे इतना टफ लेक्चर तो था नहीं है, छोटा सा लेक्चर था, ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो बता देना भाई। और हाँ, जो एक्विजिशन होगा वो होगा खाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखा था ना यहाँ पे कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करी थी जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पढ़ाया था, ये है ना, कहाँ है ये, है ना, हाँ देखो ये है ना 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दादरा एंड नगर हवेली को, इसको 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दमन एंड दीव को, पुडुचेरी को 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, नागालैंड को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से कर दिया गया था इसे, तो ठीक है। हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप हल्का सा ध्यान रखना,
और कोई बात नहीं है यार, सरल हैं ये चीज़ें सब, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें, ठीक है। तो इसी के साथ एंड कर दूँ कि ये लेक्चर को, बताओ अब बताओ, कोई डाउट होगा? या लाइव सेशन में कंडक्ट करा नहीं सकता ना। हाँ, एक सिक्किम का आर्टिकल याद रख लेना, ये पूछा जाता है। सिक्किम के लिए जो आर्टिकल है 371F में है, ठीक है। मैंने सोचा जब यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ तो यहाँ पे बता ही देता हूँ। 371 आर्टिकल को इंसर्ट करा गया और उसी के अंदर जो सिक्किम है उसके बारे में बात करी जाती है, ठीक है। जो सिक्किम था उससे पहले वो चोयाल डायनेस्टी के अंडर रूल कर रहा था, ठीक हो गया। 1974 में उसे एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला और 1975 में एक रेफरेंडम को अबॉलिश करा गया और सिक्किम को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। 1975 में इंटीग्रल पार्ट बना वो, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग 371 आर्टिकल F इंसर्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। समझ गए ना। हाँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस चैप्टर से बाहर जो भी चीज़ आए आप उसे आंसर ना कर पाओ। सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं आपको, आप A to Z सारा पॉइंट आंसर कर सकते हो उसमें। तो मैं ये लेक्चर को ख़त्म करता हूँ भाई यहीं पे। इसी के साथ आपसे मिलेंगे आने वाले नए लेक्चर्स में, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।